अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। फैज़ हमीद को निशाना इबरत बनाया जाए, ऐसे गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे 1.5 घंटा यरगमाल बना कर रखा, कत्ल की धमकियां भी दी, पैसों की ऑफ़र भी की। 9 मई के वाक़यात में भी किसी न किसी हद तक वो मुलव्विस हैं, ये कहना है साबिक MNA हैं, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ख़ुद भी मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के, कादिर खान मदुखैल का हमारे साथ मौजूद भी हैं। अब चूँकि फैज़ हमीद को निशान इबरत बनाने की बात हो रही है, फैज़ हमीद ज़ेर अताब हैं, तो इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं। असल हकीकत क्या है, क्या यही वजूहात हैं, या चूँकि ज़ेर अताब हैं इसलिए लोग सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये कुछ उन्होंने हमारे साथ किया था और इनको भी शामिल कीजिए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कादिर खान मदुखैल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सारे इल्ज़ाम भी लगाए हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर तमाम बातें की भी हैं। इससे पहले भी बहुत सारी, ज़ाहिर है आप जानते हैं उनको, मारूफ कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, बहुत सारी बातों की वजह से खबरों में हमेशा रहते ही हैं। कादिर मदुखैल साहब बहुत शुक्रिया। क्या सर खबरों में आने के लिए दोबारा किया है आपने, ये कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? अली सरवर साहब, तो मेरा ख्याल में यहाँ तो किसी मेजर का नाम ले नहीं सकता है। जो बातें यकीनन आपकी ये बात दुरुस्त है कि जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है तो बहुत सारे चूहे जो है ना वो खोलियों से निकल आते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त जनरल फैज़ के खिलाफ की थी बात 20 अप्रैल 2022 24 न्यूज और GTV, अनिका उस दिनों में GTV में थे। उस वक्त शो देख ले, गूगल पे यूट्यूब में मौजूद है। जब ये कोर कमांडर पेशावर थे, उससे ज्यादा ताकतवर थे, तो उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, और बल्कि मैं ये मुतालबा करता हूं आर्मी चीफ से कि मेरी मुद्दत पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर मैं साबित नहीं कर सका तो मुझे फांसी चढ़ा दे, लेकिन पूरे सबूत के साथ मैंने रखे हुए। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि अगर साबित ना कर सकूं तो आपको फांसी दे दी जाए। असल में कादिर मदुखैल साहब, ये सारा वाकया हुआ क्या? आपको फोन करके बुलाया गया था और वजह क्या थी? जी, मुझे किसी मेजर ने व्हाट्सएप किया था कि आपको सेक्टर कमांडर ऑफिस में आपको मिलना चाहते हैं। आपको पता है तरीका रंग ऐसी होता है, मिलना चाहते हैं। ये कराची मैं और मेरा छोटा, ये 2021 के लास्ट की बात है। 2021 में जब PTI के MNA की कागजात मैंने चैलेंज किया था नायली के लिए, और वावड़ा की बात कर रहे हैं जी, फैसल वावड़ा की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस वक्त के बाद तो उन्होंने जो सेक्टर कमांडर थे उस दिनों में, नाम मैं सब क्या भी नहीं बता रहा हूँ, जब इंक्वायरी खोलेगी तो सारे स्टेटमेंट दूंगा सबूत के साथ। तो उस वक्त जनरल फैज़ DGI थे और हर 5-7 मिनट बाद उनका फोन आता था कि यस और नो में जवाब ले। और वो सेक्टर कमांडर मेरे सामने आज जोड़ थे, खुदा का वास्ता हमारा नौकरी का मसला है, आप ये केस विड्रॉ करो। तो आपको MNA बनाते हैं, आपको सेनेटर बनाते हैं, आपको 15 से 20 करोड़ पे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर नहीं दिए, वो भी साबित करूंगा पूरे सबूत के साथ। तो मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये बताओ कि मैं ये पैसे लेके मैं क्या किस मुंह से मैं NA 249, उस वक्त एरिया का नाम था, आजकल 242, किस मुंह से जाऊंगा और पार्टी से मैं गद्दारी कैसे करूंगा? तो आखिर में कत्ल की धमकियां देने शुरू किया। मैं फिर दफ्तर आ गया था किसी तरीके से जान छुड़ा के, और उसको असरा वसरा दे के दफ्तर में आके, मेरा भाई जब दफ्तर से निकल गया तो मैंने उसको 5 मिनट बाद फोन किया। मैंने कहा अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो जनरल फैज़ का जो चेला FIRs के खिलाफ काटा जाए, क्योंकि मेरे अलावा 4 वकील और भी घर में है। तो वो घबरा गया, छोटा भाई क्या हुआ? अभी तो मैं निकला हूं दफ्तर से, मैंने कुछ नहीं है, ये जो मेरे फोन टेप करे मैं इनको सुनाना चाह रहा हूं, मैं मरूंगा तो तेरे चेला भी नहीं बचेगा। तो सवाल ये, फिर ये बात उसके बाद नायली केस आपके सामने है, सेनेट की सीट छीना हमने, कौमी असेंबली का सीट छीना, और उसके बाद ये टॉक शो में जब ये बात हो रही थी, उस वक्त आप यूट्यूब में चेक कर सकते, नसीम ज़रा की टॉक शो, और उसी दिन जो है ना वो GTV अनिका शो हिट कर रही थी। तो सवाल ये कि उस वक्त मैंने कहा था जब कोर कमांडर था, तो आज मैं आपको सवाल का जवाब लंबा दे दिया मैंने कि जब रिटायर हो गए मैं नहीं बोला। लेकिन ये बताओ कि ये जनरल फैज़ जो अभी उनके 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए, ये अपना जेल का अमला पकड़ा गया, इस शख्स ने RTI सिस्टम बिठा के उस 2018 में PTI को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया। उसके बाद एक MNA के लिए मेरे जैसे कारकुन को वो टॉर्चर कर सकता है, तो उस आदमी ने और कितने जराइम किए होंगे? तो मैं ये कहूंगा कि आर्मी को, मुझे तफ्तीश का नहीं पता है, ये किसी थानेदार के हवाले किया जाए, 2 जूते पड़ेंगे, सारे जुर्म मानेंगे, तोते की तरह बोलेगा कि इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर क्या क्या साजिश की,
क्या वो जो IMF के ऊपर 3 वजीर खजाना ने जो पाकिस्तान को सबोताज करने की जो बातें की, क्या अभी उसके कहने पे किए? क्या 9 मई के जो आर्मी के कोर कमांडर पे, GHQ पे और शोधा के यादगारों पे जो हमला किए, वो किसके कहने पे किए? और फिर अब जाके वो जब ये ब्रिगेडियर भी पकड़े गए, 2 रिटायर उनके, और जेल के अमले के लोग भी पकड़े गए, तो अब क्या वो बांग्लादेश मॉडल की तैयारी कर रहे थे? तो मैं समझ रहा हूं कि ये जब तफ्तीश होगी तो ये तोते की तरह बोलेगा और 10 और जो है ना वो भी साथ शामिल होंगे। यकीनन जनरल फैज अकेला ही था, उनके साथ बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे PTI के लोग रास्ते में। अच्छा, इसमें कादर खान बंदूकल आपने जाहिर बड़े तफसीली तमाम चीज़ें बताई हैं, और उस वक्त के जाहिर आपने जिस तरह बताया कहाँ बुलाया गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको रखा गया, और अब आपने जाहिर उस वक्त कहा कि 2022 में भी इस पर आपने बात की और मीडिया पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये सीट सर इतनी अहमियत की हामिल क्यों थी आपकी कि आप पर इतना दबाव डाला, आपको लालच भी दिया 15 से 20 करोड़ रुपए का भी कि ये ले लीजिए? ये आपको क्यों लगता है कि ये आपकी सीट बहुत ज़्यादा अहम थी? और दूसरा, ऐसा क्या आपके पास एविडेंस मौजूद है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि जी मैं मुकदमा भी दर्ज कराना चाहता हूँ मदईयत में अपनी? कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, आपकी प्रूफ मौजूद है, या सिर्फ ये बातें हैं? देखिए, मैं तो आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, अगर ये मैं झूठा साबित हो जाऊं तो मुझे फांसी चढ़ा दें। इतनी बड़ी बात मैं नेशनल मीडिया पे, आपके चैनल भी नहीं, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इंटरव्यू दे चुका हूं, बहुत सारे नेशनल टीवी पे ये बात कर चुका हूं। सवाल ये है, ये बात आप कर रहे हैं कादर मंदोकल साहब, उस जमाने में जब आपने कहा 2022 की ये बात है, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा, आपकी तरह वो भी मारूफ लॉयर है पाकिस्तान के, तो उस जमाने में अपने अपनी पार्टी को इस हवाले से आगाह किया था कि मुझ पर ये दबाव है, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है? जी, जहां तक मेरी रसाई थी, अल्लाह की आदत तक तो नहीं थी मेरी रसाई, जहां नीचे लेवल तक जो मेरे रसाई थे उनको मैंने ये सारी तफसीलात उन दिनों में बता दिया है। लेकिन आपको पता है कि एक गुंडा राज था, जनरल फेस नेटवर्क काम कर रहा था गैंगस्टर के तौर पे, और वो लोगों को कत्ल गारत भी कर रहे थे, और बाद में तो पता चला कि उनका तो पूरे गैंग काम कर रहा था, और जिस तरह वो लूट मार मचाया था उन्होंने। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो आपने सबूत की बात की, सबूत तो ये है कि एक इस वक्त जहां मैं दफ्तर में बैठा हूं, मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी जियो फेंसिंग क्या रहता है कि कौन कौन इस वक्त बैठे हो, तो वो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ISI सेक्टर कमांडर के ऑफिस में कब तक, कितने बजे तक, किसके स्थान में था, और फिर जनरल फेस का हर 5-7 मिनट जब फोन आ रहा था, और वो फोन की सारी रिकॉर्डिंग अगर निकल जाए, और फिर उसके बाद मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जो ना अपने घर बुलाया है, 15 से 20 करोड़ की ऑफर की है, मैंने इनकार किया है। तो ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें आपने अपनी पार्टी को बता दी। आला क़यादत तक आपके बकौल आपके हालांकि MNA थे, आपके राब्ते चले नहीं हुआ होगा, लेकिन आपकी पार्टी फिर आपके साथ खड़ी क्यों नहीं हुई? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई बात की जाती? पूरी पार्टी तो नहीं डरी होगी ना इस बात से कि फैज हमीद साहब पता नहीं क्या कुछ कर देंगे सबके साथ? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना कि पार्टी की आला क़यादत तक मेरी रसाई नहीं की, लेकिन नीचे जो लोग थे तो उनके साथ मैंने बात की। अब उन्होंने आगे तक बात पहुंचाई नहीं पहुंचाई ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि मैंने उस वक्त भी जब ये कोर कमांडर था तब भी मैंने मीडिया पे ये बात की। असेंबली में की थी, इस हवाले से असेंबली में आवाज उठाई थी आपने? नहीं, असेंबली में तो ये वाली आवाज तो नहीं उठाई, मगर असेंबली में बहुत सारी बातें मैंने और की है, वो भी रिकॉर्ड का ऐसा है, जहां 9 मई का कोर कमांडर लाहौर के कमरे में PTI के उसमें मैं आता हूँ क्योंकि वो तो फिर अहमद अवैस साहब भी जवाब देंगे, लेकिन जो आपने बात की RTS बिठाया, उसमें मुलव्विस थे फैज हमीद, 2018 की बात है। 2019 में एक्सटेंशन दिलानी थी बाजवा को, फैज हमीद साहब ही सारा काम कहा जाता है कर रहे थे, तो पीपुल्स पार्टी ने तो साथ दिया था, आप एक्सटेंशन देने में तो आपकी पार्टी साथ थी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक्सटेंशन किसको? फैज हमीद को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। फैज हमीद को नहीं मिल रहा था? फैज हमीद दिलवाने में मौजूद थे या नहीं थे बकौल आपके 2018 में? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जैसे मैं कोई कोर कमांडर हूं किसी शाख का। मैं तो एक आम सा आदमी हूं, जो मेरे नॉलेज की आपके सामने रहती है। अभी जब तफ्तीश होगा तो ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि इस शख्स ने पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने में क्या क्या किरदार अदा किया। देखिए, फौज की इतना हाला सतह पे शायद मैंने पहली मरतबा सुना कि एक DG ऐसे और कोर कमांडर के खिलाफ जो ना कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो उस बंदे ने किया। इसके बगैर और कोर्ट मार्शल होता भी जब ही है, तमाम शवाहिद जब आ जाते हैं उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं तो एक सबूत दे रहा हूँ ना, ये तो जारी बात है। तो आप अच्छा तो पता है इसको सारी चीजें। कादर मंदोकल साहब, आप खुद बड़े मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के, तो आप खुद क्यों नहीं गए अदालत में? देखिए, आपको पता है ना कि सिविल अदालतें जो है ना किसी फौजी की बात सुनते नहीं है, ना उनका केस होता नहीं है। अभी जो ये हाउसिंग स्कीम का केस आया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
उनके ऊपर ये कमिट्स दिया था, क्योंकि ये आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है ना ये फौजी अदालत या फौज उसको देख सकते हैं, हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दे दिया ये हाउसिंग स्कीम वाले केस में, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? आप किस खेत की मूली हैं ये भी कह रहे हैं, और फैसल वावड़ा का आज भी नाम लेते हुए आप सरफ नज़र कर रहे हैं उनको। देखिए मैं एक चीज ये बताऊं आपको कि ये तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं कि क्या हुआ, लेकिन मैं तो आपको, फैसल वाडा ने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया है, फैसल वाडा ने मुझे नहीं दबाया, फैसल वाडा के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर जनरल फैज के सबूत तो है ना। अब जारी बात है जनरल फैज बताएगा कि उसने क्यों किया ऐसा, यानी क्यों उसने फैसल वाडा को बचाने के लिए यहाँ तक जो है ना वो मुतालबा आप आर्मी चीफ से कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी वो उस पर नोटिस भी लें और आपकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज भी आपकी पार्टी आपके साथ इसका मतलब नहीं खड़ी? ये देखिए मैं इसी बताऊं, हर बात पे आप पार्टी को क्यों ला रहे हैं? मेरे साथ जो पर्सनल मेरे साथ हुआ वो करे, अब आप कह रहे हैं पार्टी पूरा खड़ा हो जाए, एमएनए तो ये किसके तो थे? मुनासिब नहीं है ना। एमएनए आप देखिए मैं पीपल्स चीज पार्टी के थे, बताऊं आपको, एमएनए पीपल्स पार्टी देखिए के थे, आजाद उम्मीदवार तो नहीं थे आप? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब उसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद, हमने कौमी असम्बली का सीट भी फैसल वाडा से छीना, हमने उससे सेनेट का सीट भी छीना, तो हमने तो सियासी मुकाबला किया है। आपने मेरी किया? पार्टी मेरे साथ थी ना, मेरे पार्टी मेरा साथ थी तो मैंने मुकाबला किया ना। मेरे पार्टी मेरे साथ थी, फारूक नायक साहब वकील थे, निसार खोड़ो साहब के जब वो सेनेट के सेनेटर उसको बनाया गया, तो मैं और निसार खोड़ो, फारूक नायक साहब दोनों सुप्रीम कोर्ट में चला रहे थे। अच्छा, ये इस तो पर आप ये समझ लो कि मेरे पार्टी तो मेरे साथ थी। ठीक है जी, आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अहमद अवैस साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अब जाहिर है पाकिस्तान का मारूफ नाम है कादिर मुंतकिल साहब, साबिक एमएनए भी हैं और आपकी तरह मारूफ वकील भी हैं। ये 9 मई के हवाले से अपनी तो इनकी दास्तान है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे, और 249 जो सीट थी, यानी 249 कराची, फैसल वावड़ा थे, पीटीआई से उनका ताल्लुक था, उसको सीट दिलानी थी, कादिर मुंतकिल साहब पर दबाव डाला जा रहा था, और वो जाहिर है फैज़ हमीद साहब कर रहे थे सब कुछ। तो ये अब तो आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि पीटीआई का कितना उन्होंने साथ दिया। आज गो कि आप लोग तो ऑन नहीं कर रहे उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जो बात भी कर रहे हैं ना, देखिए आज 1.25 साल 1.5 साल होने को है 9 मई के वाक़या को। ये सारी बातें खुल के क्लियर हो चुकी होती अब तक अगर इसका ट्रायल शुरू हो जाता, क्योंकि ट्रायल में जब ये अपनी विटनेस लेके आते हैं, जो बातें अब ये आपके सामने कर रहे हैं, इनकी एविडेंस लेके वहां पे आते, तो डिफेंस काउंसिल जो है उसको राइट टू क्रॉस एग्जामिन होता है, वो दबा के जिरा करता और सारी हकीकत जो है वो सवाल कर करके वो उसकी स्टेटमेंट से बाहर निकाल लेता कि इसकी बुनियाद सच्चाई पे है या झूठ पर है, ये फैब्रिकेटेड विटनेस है या जेन्युइन विटनेस है। और जो कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है या कोई एविडेंस में कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आ रहा है या कोई चीज आ रही है, उसकी हैसियत जो है कानून के मुताबिक क्या है, ये सारी बातें खुल के आती सामने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने लोगों को पकड़ के 1.25 साल 1.5 साल की जेल में बंद किया हुआ है। ना करदा गुना इसलिए कहूंगा कि जब तक उनके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता, सजा के मुस्तहिक नहीं होते वो, तो वो उनको कानून कहता है कि आप किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार ऐसे नहीं रखेंगे, आप एक ट्रायल करें, और ट्रायल के लिए इसीलिए मुद्दत फिक्स कर दी है। कानून ने कहा कि 14 दिन में आपने पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चालान पुटअप कर देना है, और फिर अदालत जो है उसको इतने दिनों के अंदर, इतने हफ्तों के अंदर इसको मुकम्मल करके इसको सजा जो देनी है दे के खत्म करेंगे। उसके बाद अगर उसको वो सजा हो जाएगी तो वो अपील करेगा, नहीं होगी तो बरी होकर बाहर आ जाएगा। ये काम नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। लेकिन 9 मई में जो नाम आ रहा है कि जी गठजोड़ था पीटीआई का, फैज़ हमीद का, और ये मुंतकिल साहब भी बात कर रहे हैं, अब तो ये बातें ज़बान ज़द आम है कि जिस तरह 9 मई हुआ और उसमें उनका भी किसी न किसी हद तक किरदार था, जिस तरह टेलीफोन पे वो गालबन हिदायत दे रहे थे। इतना नाम, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नाम अब इतने अरसे के बाद जब नाम ले रहे हैं तो 100 किस्म के डाउट नहीं क्रिएट होंगे। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये तो किसी पे आप इल्जाम तराशी ऐसी है कि आपने ये लॉफ्टी स्टेटमेंट है ना कि एक एफआईआर हो, एफआईआर में फौरन आदमी जो निशानदेही की होती कि ये बंदे इन्वॉल्व, उनको गिरफ्तार करके उनका काम शुरू होता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आके आप किसी को नाम ले लेंगे इस वक्त, तो फिर अपने आप बहुत सारे डाउट तो क्रिएट होंगे
क्यों नहीं क्रिएट होंगे कि वो भी फलां भी मुलविस था, फलां भी भाई जो था ठीक है। हम तो कहते हैं कि जो साबित हो जाएगा कि ये मुलविस था, जो साबित हो जाएगा कि तोड़ फोड़ कर रहा था, उसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है और वो फुटेज में भी आ चुका, सारा कुछ हो गया, तो उसको सजा जो है कानून के मुताबिक दी जाए। अगली ऊपर की अदालत में वो अपील करेगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ऐसे तो वो नहीं है कि आप एक तरफ सजा ना दो, ट्रायल को रोक छोड़ो, दूसरी तरफ उजलत में आप इलेक्शन से पहले 10 दिन 12 दिन के अंदर 3 केसेस के अंदर आप सजा सुना देते हो इमरान खान को, इसलिए कि वो इलेक्शन में कौम मुतनफर हो जाए। वो अलग बात है कि कौम मुतनफर फिर भी नहीं हुई और उन्होंने वोट दे के साबित कर दिया कि 9 मई का वाकया जो है ये झूठा है और उसको दफन कर दिया उन्होंने। अब उसको 9 मई का वाकया झूठा किस तरह हो गया? जिस तरह बात करें कादर मंदिर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी 1 साल से ज़्यादा हो गया, लोग पकड़े हुए हैं, ट्रायल क्यों नहीं हो सका, 14 दिन में जमा कराना चाहिए था चालान, वो पेश नहीं हो सका। आप भी कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले तो गालबन मेरे केस के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ जो इंक्वायरी इनिशिएट की है उसको मुझे भी हिस्सा बना दे, मेरे स्टेटमेंट भी ले, तो मैं सारे सबूत दे दूंगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि वैसा माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील है। इन इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है 1997 का, उसमें यह कहा गया कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला होगा, सजा या बरी। और फिर अगर कोई इसकी वायलेशन करता है, कोर्ट करता है या प्रोसिक्यूशन करता है, तो एस अहमद साहब या इनके दूसरे वकला एक दरखास्त मुझे बता सकते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट भी दी है। देखिए, जैसे उन्होंने इदत वाला केस या कौन सा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 15 दिन के अंदर फैसला करे, तो ऐसे ये जो 1 हफ्ते के बजाय 1.25 साल गुजर गए, तो ये कि गए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो एक दरखास्त होता है कि जहां एक 265 के रहता है, वो कहीं दरखास्त दिए नहीं कि भाई बरी किया जाए, को गवाह नहीं है। नंबर 2। तीसरा ये कि जो पुलिस के पास एविडेंस है या उनके अपने लोगों की जो कैमरे थे, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि ये किसी कोर्ट को काबिल कबूल है अगर सच्चे हो। अगर ये झूठे हैं तो कोई ओएस साहब या उनका कोई वकील बता सकते हैं कि ये फलां जो यास्मीन राशिद साहबा ने जो बात की या फलां ने जो बात की या उनके जो एहसान न्याजी ने जो वो वर्दी लहरा रहा था और वो वीडियो खुद जो उन्होंने बनाई थी वो जाली है, कोई दरखास्त नहीं है। फिर इसके अलावा ये बताया कि उसके अलावा जो वीडियो है उसके कोई फॉरेंसिक के लिए कोई दरखास्त दी है। आपने कोई चीज चैलेंज नहीं की है। अगर अदालत क्या करेगी जब आपके वकील सारे दिन टॉक शो में बैठे रहते हैं, एमएनए एमपीए बने हुए हैं, तो केस कौन चलाएगा? सरकार तो डिले करेगा, प्रोसिक्यूशन तो डिले करेगा, मगर मुलजिम का वकील का काम है कि वो स्पीडी ट्रायल चलाए। वो इस कानून का हवाला थे 1997 का कि 1 हफ्ते के अंदर टोटल इस केस की मुदत है। ऐसा कोई चीज नहीं है, तो 1.25 साल क्या 10 साल और भी लगेंगे, केस नहीं चल रहा है जब तक ये नहीं चलाएंगे। ये बड़े अहम पॉइंट उठाए कानूनी। अहमद अवैस साहब क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, मंदू खेल साहब ने जो बात की है, पहली बात तो ये है कि यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट ये खुद सुन लें, आप सब मिलकर सुन लें। वो सिर्फ ये कह रही है, बार बार कह रही है कि किसी ने आगे नहीं बढ़ना, अंदर नहीं जाना, खड़े होकर तो जांच करो यहाँ पर बाहर अक्रॉस द रोड। ये जगह, ये इसकी जो है, जो इंटरनेशनल मीडिया से भी जहां पे ये खबरें लगी वहां पे भी ये आया, जो इनके पास रिकॉर्ड है वहां पर भी ये है। भाई जिस बंदे ने, आप दूसरी बात ये कहते हैं कि फुटेज, भाई बिल्कुल एविडेंस एक्ट के तहत फुटेज जो है, जब ये कोई वीडियो बनी होती है उसको आप एज सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर। लेकिन उसमें 2 चीजें होती हैं, उसको पहले आप लैब से टेस्ट हो जाएगी कि ये ठीक है, जेन्युइन है, आप पेश करते हैं। लेकिन ये सवाल है कि अगर आप कहें कि जी वकीलों की वजह से लेट हुआ है, तो ये तो कोई मानने को, तो आप आउटशीट ले आए कि वकीलों की वजह से तो लेट नहीं हुआ। अगर वकीलों की वजह से लेट होना होता तो इमरान खान से बढ़ के तो कोई बड़ा केस नहीं था ना। इमरान खान के 3 केसों में तो वकील आए या ना आए, उन्होंने कहा जी जज बैठे रात के 2 बजे तक लिखता रहे, शहादतें लिखे, मुकम्मल करे और सजा सुना दे, और हुआ आपके सामने। 3 केसों में सजा हुई, तो इसलिए ये भी जवाब नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जहां पे ये उजलत में कोई काम करना चाहते हैं वहां ये कर दिखाते हैं, चाहे नतीजा कुछ निकल आए, और जहां पे डिले करना है वो भी आपके सामने है।
लेकिन अहमद रवैद साहब, ये अब तो जाहिर है सारी सियासी जमातें, मंतुक़ल साहब की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये तमाम लोग तो ये मुसलसल कह रहे हैं कि जी सियासी जमातों को आपस में डायलॉग करने चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने हम भी चाहिए। ये कह रहे हैं। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं उनसे बात करूंगा, ये तो फॉर्म 47 वाले, इनसे बात हो नहीं सकती। नहीं नहीं, देखिए 100 दफा जी ये बात तो बीच में की 100 दफा ये बात वो कर चुके हैं कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। हम 100 दफा कह चुके हैं, बाकी लीडरशिप की तरफ से भी ये बात आई है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, एक बात का जवाब दे दें, मंदू खेल साहब दे दें कि शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर एक सांस में कहता है कि जी हम बातचीत के लिए हम कह रहे हैं जी आए आप बैठ के हमसे बातचीत करें। दूसरे सांस में वो कहता है कि हमने फैसला कर लिया है कि ये पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाए। कभी ऐसे भी बातचीत हुई? भुट्टो साहब ने भी की थी ना, ये मंदू खान साहब हैं पीपल पार्टी के। भुट्टो के 1977 के इंतखाबात के बाद जो हंगामा हुआ था, ये तो आई विटनेस है उसके, इनको मालूम है। वहां पे उन्होंने बाकायदा ऑफर किया था बीइंग प्राइम मिनिस्टर कि आओ हमारे से बैठकर डायलॉग करो, और उस ऑफर के अंदर उन्होंने टीओआर बनाई थी और बाकायदा उनकी टीम पीएनए की टीम आई थी, इनकी अपनी टीम बनी थी और बैठ के डायलॉग हुए और एक अरसे तक वो डायलॉग चलते रहे और कामयाब हुए। हाँ, ये अब क्यों नहीं हो सकता? अब कादर मंदुक़ल साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुल्क आगे बढ़ाना है तो भुट्टो साहब का जो उस जमाने का फैसला था, जाहिर है उसकी मिसाल दे रहे हैं पीटीआई वाले भी, अहमद रवैद साहब भी, तो अब भी हो सकता है ये तो। मैं यही जवाब दे दूं। पहले तो यास्मीन राशिद साहिबा की बात की है। आप मुझे बताओ, आप इस शहर में रहते हो, माजी में अल्ताफ हुसैन हुआ करता था यहाँ पे, और वो कहते थे कल से पुरअमन हड़ताल, और आज से कत्ल गारत और बसें जलाना शुरू होते थे। आप तो पता है ना पूरा कराची का। और फिर जब मीडिया वाले पूछते बोले मैंने तो पुरअमन का है। नंबर एक बात ये मिसाल है। दूसरी बात, क्या इमरान खान साहब ने नहीं माना कि पेट्रोल बम मेरे घर से फेंके गए? तो जुर्म कबूल है। क्या इमरान खान साहब ने नहीं बोला कि जेएचक्यू पे जो है ना धरना दे दे? जुर्म कबूल है। उसके अलावा ये कह रहे कि उजलत में यकीनन सुन ले, पूरे सुने, यकीनन उजलत में बयान, उजलत में 2 फैसले हुए, उसमें भी आपको एतराज, डिले हुए उसमें भी आप तराज, एक जगह तो टिक जाओ ना। या तो कहता हूं उजरत वाले फैसले की तरह ये भी करो, या तो ये करो कि भाई उसको डिले करना चाहिए, ये वाला भी। आपको डिले हो तब एतराज, उजरत हो तब एतराज, लेकिन ये आपके ऊपर, आपके वकीलों के ऊपर। जब तक वो कहता है ना, जब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात नहीं होती, जब तक आप केस नहीं चलाएंगे, प्रोसिक्यूशन नहीं चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएगी, सरकार को तो फायदा है अगर थोड़ी देर के लिए वो कर दो। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की बात की उन्होंने। आप मुझे बताओ, शहबाज शरीफ साहब को तो एक तरफ रख ले, बिलावल भुट्टो जहां जनरल फेक्स गैंग नेटवर्क ने आरटीएस सिस्टम बिठा के 2018 में आपको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आइए इमरान खान का दम बड़ा तुम्हारे साथ है। जवाब में क्या मिला? फिर अभी हाल ही में 2024 के इलेक्शन के बाद फिर हमारे खुर्शीद शाह साहब ने आपको ऑफर किया है, भाई हम नहीं बना सकते आप बना लो, आपने इनकार किए। उसके बाद ज्वाइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऑफर किए, आ जाओ बात करो। आप जवाब में गाली गलौज करते थे, तो चोर है, तो डाकू है, खुद चोरी के केस में बैठा हुआ है। फिर साथ साथ ये भी बता दूं आपको हर वक्त इसको ढूंढ रहे थे, मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने डीजीआईएसआई से बात करनी है, या वो डीजीआईएसआई या आर्मी चीफ अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर ले। आप मुझे बताओ, आर्मी वाले जो हल्फ लेते हैं वो सबसे पहले ये कहता है कि इसके असद में मुदाखलत नहीं करनी। आप उनको हल्फ के खिलाफ वर्जी पे उकसा रहे थे। आपने तो कभी जमहूरी सोच रखी ही नहीं है, आपने हमेशा एम्पायर की उंगली ढूंढने की कोशिश की है। की बात क्यों की जा रही है हर चीज में? अहमद रवैद साहब, वैसे तो कादर मंदुक़ल साहब भी आर्मी चीफ से ही मुतालबा कर रहे हैं कि मेरी एफआईआर मुद्दत में दर्ज हो, लेकिन आप बताइए। देखिए गलत तो ना करे वो, अली सरवर साहब गलत ना करे। मैं इस वजह से आर्मी चीफ से कर रहा हूं क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत ये सिविलियन केस नहीं बन सकता है। ये एज ए डीजीआईएसआई उसने ये किरदार अदा किए, लिहाजा ये फौजी अदालत में चलेगा। वो फौजी अदालत का सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हम नहीं कर सकते वो जो हाउसिंग स्कीम वाला केस है। दूसरी बात ये कि अगर आप बात करें भुट्टो साहब का, तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जो केस झूठा चला था 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आपके अली गंडपुर क्या क्या जो ना मुगलजात करते थे वो आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 45 साल बाद जो है उसको डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया कि उसके साथ ज्यादती है, वो शहीद है। सवाल ये है, आपने तो सारे जुर्म
आपके सामने खुद एडमिट है। आप बहैसियत वकील बता दें, इमरान खान ने नहीं कहा कि मेरे घर से पेट्रोल बम फेंके गए। क्या वो हिंदुस्तान की फौज में फेंकेंगे? क्या वो अफगानिस्तान की पुलिस में फेंके गए? तो पाकिस्तान में फेंके गए आपने। अहमद अवैस साहब, देखिए बात सुनिए, ये मुखेल साहब कहाँ की बात जाके कड़ियों को कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं। 8 से लेके तो 13 तक तो ये इनकी हुक्मरानी थी ना, हुकूमत इनकी थी पाकिस्तान के अंदर। उस पीरियड में तो ये हुक्मरान थे और हर रेफरेंस भेजा आसिफ अली जरदारी साहब ने। वही साहब तारीख थोड़ा दुरुस्त कर दे, ये वही रेफरेंस का नतीजा था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। मेरी बात तो सुनिएगा आप। जी जी फरमाइए। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि आप अगर डिले करना होता तो सबसे अहम केस तो था वो इमरान खान के केस थे, जहां पे पता था कि उनको सजा के लिए सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। उसको डिले करते वकील कर सके? नहीं कर सके। इसलिए ये पॉलिसी थी कि इसको डिले नहीं करना, इलेक्शन से पहले फैसले सुना देने हैं और सुनाए आपके सामने उन्होंने फैसले। तो ये जो मैटर है जो इसका आपके सामने जो 9 मई का वाकया है और ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये इसको चलाना नहीं चाहते थे इसलिए कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ये कहते हैं अभी ये आपने अगर उसको आईजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जहां वो टाइम लाइन देते हैं, तो ये कहते हैं कि जी इस टाइम के ऊपर जुलूस चला लिबर्टी चौक से और फिर उसके वक्त इतने टाइम पे फलान जगह आया, इतने टाइम पे वो उसमें लेकिन साहब इसमें लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि ये तो खान साहब ने तस्लीम किया है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज का उन्होंने कहा था, पेट्रोल बमों की बात भी उन्होंने की। क्या हो गया? मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, क्या हो गया? एहतजाज करना कौन सी बुरी बात है? सर जीएचक्यू में क्यों हमला करना बुरी बात है? सर इदारों के सामने एहतजाज होगा वजह? अगर बात सुनेंगे नहीं तो पेट्रोल बम फेंकेंगे। खैर साहब, मैंने बड़े तसल्ली से तहम्मुल से आपकी बात सुनी है हुजूर, आप भी सुनिए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ ना, आप कह रहे पेट्रोल बम क्या हो फेंका भाई, किस पे फेंका? आपने हिंदुस्तान की फौज पे फेंका। मैं कह रहा हूँ सुनिए, कोई एहतजाज करना जो है जीएचक्यू के सामने या कोर कमांडर हाउस के सामने कोई शजरे ममनूआ तो नहीं था वो। सर वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं है, वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं थे ना सर, उनके सामने एहतजाज करेंगे आप? मेरा सेंटेंस से मुकम्मल होने दें। एहतजाज जो है उस आप कंपेयर करें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना उससे बड़ी बात थी कि ये बड़ी बात थी? वो बहुत बड़ी बात थी कि जजों को अपने सारे वहां से कोर्ट पड़ा था। आपको कोर्ट रूम तोड़ दिए थे सुप्रीम कोर्ट, जो आईनी अदालत है। ये तो एक अदालत अजीज वगैरह को सजा हुई थी। क्या हो गया आपको? अल्लाह का वास्ता सीनियर आदमी हूं। और यहाँ पे उन्होंने सुने और जो आपके आईजी पुलिस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पे उन्होंने दिखाया कि देखो जी ये अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, ये इसकी जो बम बना रहे हैं ये बोतल के अंदर बैठ के ये जो है। हाँ जी, पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं आप? पेट्रोल पंप जो बना रहे हैं, अब बताइए। और वो कौन सी वो आज भी फुटेज निकाल के देख लें, वो 7 अप फैक्ट्री 7 अप की बोतल जो है प्लास्टिक की, वो उनके अपने हाथ में खड़े होकर पकड़ के दिखा रहे हैं। यानी मतलब ये तो फिर वो कह रहे हैं इस तरह पेट्रोल पंप बनते ही नहीं ना 7 अप की प्लास्टिक की बोतलों में। नहीं देखिए ना, आप देखिए ना, एक आईजी पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और एग्जाम्पल के तौर पे वो दिखा रहा है कि ये है अली सरवर साहब। जी जी, ये इमरान खान साहब को मरवाने वाले यही होंगे। और वो जो पेट्रोल बम जो पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे थे। मेरी बात सुनिए, उसका पेट्रोल पंप का ताल्लुक जो है, पेट्रोल बम का ताल्लुक जो है वो 9 मई के वाकये से नहीं है। उसको ना जोड़े उससे, फिर तो आप चले जाएं, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट के हमले के ऊपर चले जाएं। यहाँ बात जितनी हो रही है उसमें देखें कि ये चलाएं। नहीं वो कह रहे हैं कि ये मुकम्मल हुआ, वो 9 मई अगर ये ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सके, इसका मतलब है नीयत नहीं है, इसका मतलब एविडेंस नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी कराते। अरे खुदा के बंदे, ट्रायल आपने मुकम्मल करना है वकील। सरकार को तो फायदा हो रहा है, सरकार क्यों करेगा? आपको करना है, आपने अपने मुल्क को करना चाहिए, सरकार को फायदा हो रहा है ये। अच्छा मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ आप दोनों का,
प्रोग्राम में अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। बड़ी अहम खबर उस पर हम बात करनी, लेकिन पहले हिस्से में जो इल्ज़ामात कादर खान मुंतकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, साबिक़ MNA मारूफ वकील ने पाकिस्तान के जो लगाए हैं फैज़ हमीद पर, वो कोई छोटे इल्ज़ामात नहीं हैं। अपने बारे में जो कुछ कहा उन्होंने, पूरी तफसील उन्होंने बताई। वो कहते हैं जी एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, अब वो हिस्सा बनना चाहते हैं इस केस का या आर्मी चीफ से जो मुतालबा किया वो आपके सामने उन्होंने रख दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। कहीं भी जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।